अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ की बात करेंगे, जो कि पहला मैच आज हेमनटोटा में खेला जाएगा। और साल 2012 से अब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन 4 एक रोज़ा मैचेस हुए और चारों को पाकिस्तान को फतह मिली। ये भी काबिल ज़िक्र बात है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के दरमियान कई बार तनाव देखने में आया, बल्कि यूँ कह लें कि अफगान खिलाड़ी 2022 से अब तक हर मैच में पाकिस्तान को अपना रिवायती हरीफ समझते हैं और हर बार शिकस्त के बाद शदीद बरमी का इजहार होता है। खिलाड़ी ही नहीं बल्कि अफगानी तमाशाई भी कई बार ऐसा रिएक्ट कर चुके हैं जो मुनासिब नहीं था। लेकिन हमारा पैगाम ये है कि खेल को खेल रहना चाहिए, इसे जंग नहीं समझना चाहिए। आज पहले वनडे मैच में कौन सी टीम फेवरेट है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त सुहेब अलवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब साहब। वालेकुम सलाम। सुहेब साहब, विच टीम इज योर फेवरेट? Can't be anything other than Pakistan. देखें, अपना मुल्क है। हमारी टीम के अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, जो भी होते हैं। और खासतौर पे अफगानिस्तान, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो एक भारत और पाकिस्तान का एक टकराव होता था, वो अब कुछ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी तब्दील होता आ रहा है। बिकॉज जिस तरह से मैचेस हुए पिछली दफा, आपने खुद 2022 के वर्ल्ड कप का जिक्र किया, एशिया कप का, जहाँ पे पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में नसीम शाह के 2 छक्कों की वजह से मैच जीता था। उससे पहले जो आसिफ अली के साथ तिश्नगी हुई थी। तो यस, बिल्कुल बहुत ही टफ फाइट होने लगी है पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैचेस में। ये प्लेयर्स आपस में खेलते भी हैं लीग्स में, लेकिन जब अपने अपने कंट्री के कलर्स में आते हैं तो बहुत जज्बा, बहुत जुनून हो गया। तो सुहेब साहब, गो के हमारा अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है इनके साथ, तो अभी इस टीम को हमें हल्का समझना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं। ये देखें, ये बांग्लादेश को 2-1 हरा के आए उनके होम ग्राउंड पे। और दूसरी बात ये है कि देखें, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हमेशा टफ टाइम दिया है। 2019 का वर्ल्ड कप जो 50 ओवर का था, उसमें ये वहाब रियाज ने और इमाद वसीम और इन लोगों ने आपको मैच जितवाया था एंड में बैटिंग करके, वरना तो आप बिल्कुल हारने के नौबत तक पहुंच गए थे। और 2020 में अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एशिया कप का जो पिछला हुआ था राउंड यूएई में, वहां पे आप हार रहे थे और आखिरी विकेट में नसीम शाह ने 2 छक्के मार के आपको जितवाया था। तो पाकिस्तान बहुत लकी रहा है कि इनके पास अभी तक 4-0 का ट्रैक रिकॉर्ड ओडीआई 50 ओवर। अदरवाइज इस वक्त आराम से अफगानिस्तान 1 या 2 मैच जीत सकता था। और ये जो टीम है, ये कमजोर टीम इसको ना समझे, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और अफगानिस्तान हमेशा फाइट करके जीतती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, इसमें आपको क्या लग रहा है, अगर हम देखें तो बैटर्स और बॉलर्स के एतबार से अफगान टीम की पोजीशन क्या है आपके ख्याल में? देखिए, अफगानिस्तान की टीम की जो बल्लेबाजी है ना, वो जरा सी डाउट में आ जाती है जब आप अच्छी क्वालिटी स्पिन उनको गेंदबाजी करते हैं। और पाकिस्तान की बात, क्योंकि शादाब अभी इंग्लैंड में वो 100 खेल के आए हैं, उससे पहले उन्होंने 1-2 ऑल लीग्स खेली हैं, वो फॉर्म में है। नवाज का देखना पड़ेगा कि नवाज खेलते हैं या पाकिस्तान दूसरा स्पिनर उसामा मीर को खिलाता है। तो आई हैव अ फीलिंग, जब आप शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह को देखें, ऑल्दो मैं इतना जरूर कहूंगा कि नसीम शाह को मेरे ख्याल में रेस्ट देना चाहिए। ऑल्दो 12 खिलाड़ियों में उनका नाम आया है, बट वी नीड हिम फॉर एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। सो आई थिंक ये 3 मैचेस में उनको खिला के जरा सी रिस्क ले रहे हैं। अनलेस पाकिस्तान गोज विद 3 स्पिनर्स टुडे, उसामा को भी खिलाएं, नवाज को भी खिलाएं, शादाब तो खेलेगा ही, और शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ से आप गेंदबाजी कराएं। फिर आपके ऑफ स्पिनर्स हैं इफ्तिखार और आगा। सो आई थिंक पाकिस्तान टीम की बॉलिंग जो है अफगानिस्तान की बल्लेबाजों से बेहतर। सही। अच्छा, एक और अहम खबर भी है, मैं चाहूंगी उस पर भी आप थोड़ा सा एनालिसिस हमें दें। भारत ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, बुमराह और राहुल की वापसी हुई है। किस तरह देख रहे हैं आप इस वापसी को? देखिए, राहुल कभी सक्सेसफुल नहीं रहे हैं ज्यादा, ये रेपुटेशन के ऊपर ज्यादा आ जाते हैं टीम में, या फिर वहां पे कोटा सिस्टम होता है। बिकॉज वहां पे नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल जोन, ये पांचों के अपने अपने सेलेक्टर्स पुश करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि टीम पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करे। अदरवाइज आई थिंक जो दूसरे बल्लेबाज चैलेंज कर रहे थे राहुल को, दे हैड अ बेटर चांस। राहुल ने अभी लेटली कोई ऐसा खास परफॉर्मेंस भी नहीं किया, फिटनेस की भी प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन बहरहाल इंडिया नो व्हाट दे आर डूइंग। नॉर्मली उनके सेलेक्टर्स जो हैं वो अपनी जो सेकंड स्ट्रिंग साइड है उससे भी टफ टाइम देते हैं। ऑल्दो वेस्ट इंडीज ने उनको हरा दिया उनकी सेकंड स्ट्रिंग साइड को, लेकिन आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया हैव चोजन अ गुड टीम। सही। अच्छा सुहेब साहब, कुछ स्केड्यूल में भी तब्दीली की बातें भारत की तरफ से हो रही थी
कुछ कंफ्यूजन है, क्या वजह है कि इस तरह की खबरें सामने आई कि भाई सोच रहे हैं कि शेड्यूल फिर से चेंज किया जाए? पूरा मजाक बन गया है, मजाक उड़ रहा है इस वक्त पूरी बीसीसीआई का, इंडिया का। मेरे ख्याल में होता ये है कि वहाँ जो जे शाह हैं वो काफी डिक्टेटोरियल उनका एक रुझान रहा है। उन्होंने आई थिंक ज्यादा डिस्कस नहीं किया। अब जैसे जब आपने शेड्यूल चेंज किया और पाकिस्तान का मैच जब आप 15 से 14 को लाए, तो उनका जो पिछला अगला मैच था वो उससे पहले वाला जो मैच था उसको भी एक रोज पहले आना पड़ा। तो 8 और 9 दोनों दिन मैचेस हो गए, या 9 और 10 को, ये इन्होंने रियलाइज ही नहीं किया। और जब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को उन्होंने बताया तो उन्होंने जवाब दिया कि जी आप 2 दिन में 2 मैचेस करवा रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि कंसल्ट नहीं करते हैं बीसीसीआई और अपने स्टेट एसोसिएशन से, और यहीं पे उनको आई थिंक शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। सोहेब साहब, हमने इससे पहले जो हमारा बॉलिंग है उस पर तो स्क्वाड पर बात की है, लेकिन बैटिंग स्क्वाड पर मैं चाहूंगी थोड़ी सी बात करें। नए लड़के भी अब खेल रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस किससे हैं? सलमान अली आगा भी हैं, सऊद शकील भी हैं, तैयब भी हैं, तो आपके ख्याल में लाइन जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए और एक्सपेक्टेशंस क्या आपकी? देखिए, जब पाकिस्तान ने 12 खिलाड़ियों का अनाउंस किया है उसमें बेसिकली सिर्फ चॉइस बॉलर्स के बीच में रह गई है। दैट मींस के बैट्समैन की जगह पक्की है, जिसमें आई थिंक आपका इमाम और फखर ओपन करेंगे, फिर आपके बाबर हैं, रिजवान नंबर 4 पे आ रहे हैं, एंड देन आपके 2 ऑलराउंडर्स आते हैं, इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा। मैं इफ्तिखार अहमद को जरा सा इसलिए ऑलराउंडर कहूंगा कि वो 2-3 ओवर करा ही लेते हैं अपने ऑफ स्पिन के। तो आई थिंक पाकिस्तान के पहले 4 के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी होगी, बिकॉज ऑल्दो आगा सलमान ने लाजवाब इनिंग्स खेली है श्रीलंका में। वो जो 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें उन्होंने अपने आप को बिल्कुल इस रूप में ढाला है जो कि एक ओडीआई इनिंग्स होती है। तेज भी खेला और सिंगल्स भी किए, स्ट्राइक भी रोटेट की। इफ्तिखार अहमद को देखना पड़ेगा, मोरलेस टी20 के लिए ज्यादा मशहूर रहे, छक्कों में ज्यादा शौक रखते हैं, लेकिन जब आप 50 ओवर का मैच आता है तो फिर उसमें आपको एक लंबी इनिंग्स खेलने की जरूरत है। इफ्तिखार अहमद का ये होता है कि अच्छा खासा खेलते खेलते एकदम से रश ऑफ ब्लड हो जाता है, एक केयरलेस शॉट खेल लेते हैं, एक अग्रेसिव शॉट खेल लेते हैं। यहाँ पे उनको स्पेशली नंबर 6 पे आना, नंबर 6 का मतलब है कि आप तेल के साथ खेलेंगे एक किसी न किसी वक्त, अगर आप विकेट के ऊपर खड़े रहे, उसमें स्ट्राइक रोटेशन बहुत जरूरी होती है। तो आई थिंक पाकिस्तान की ओवरऑल द बैटिंग मेरे ख्याल में यही होना चाहिए। लेकिन जैसे बाबर ने कहा है और आई थिंक कोच ने भी ये बात कही है कि इन तीनों मैचेस में हम अपनी पूरी स्क्वाड को ट्राई करेंगे। तो आई होप पाकिस्तान विंस, बिकॉज अगर पाकिस्तान ये पहला मैच हार जाता है फिर इस तरह से ये लोग घबरा जाते हैं कि नहीं एक्सपेरिमेंट ना करो, वरना सऊद शकील, तैयब ताहिर, इन सबको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सोहेब साहब, सरफराज का नाम स्क्वाड में कहीं नजर नहीं आ रहा, तो फिर हम ना ही समझे? नहीं, देखिए व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए तो वैसे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज रिजवान नंबर 1 कीपर है आपका बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग, और उसके बाद ये है कि हारिस को आपने रखा हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि रिजवान सरफराज को इन्होंने टेस्ट मैचेस के लिए ज्यादा रखा है, बिकॉज सिंगल्स डबल्स के लिए बॉडी मास्टर है, वो लंबे शॉट्स के लिए ज्यादा नहीं जाते, लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, और रिजवान को भी जरा सा रेस्ट मिलता है 5 डे टेस्ट मैचेस से। तो मेरे ख्याल में सरफराज का जो फ्यूचर था पिछले 1 साल से, जब से वो न्यूजीलैंड के खिलाफ वापस आए थे खेलने, वो था ही टेस्ट मैचेस में। व्हाइट बॉल क्रिकेट में आई डोंट थिंक वो कंसीडर किए जा रहे थे। सही। अच्छा सोहेब साहब, पिछले 2 महीने से हम लोग श्रीलंका में खेल रहे हैं और अभी लंकन लीग भी आपने देखा, बाबर आजम 2 महीने से श्रीलंका में मौजूद हैं, तो इन्हीं कंडीशंस में खेलना हमारे लिए कितना हेल्पफुल होगा आगे आने वाले इवेंट्स के लिए? अरे बहुत हेल्पफुल, ये तो गॉड सेंड है आपके लिए कि आप वहां पे खेल रहे हैं जहाँ पे एशिया कप होने जा रहा है, और यही वही पिचेस, वही कंडीशंस हैं जब आप इंडिया में खेलेंगे, क्योंकि वहां पे भी आई थिंक इफ आई रिकॉल आपका चेन्नई में शायद मैच है या कलकत्ता में मैच है, तो वो दैट इज जस्ट नॉर्थ ऑफ श्रीलंका, और वही क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। तो मेरे ख्याल में जो आपको श्रीलंका का सीरीज मिली है 2 टेस्ट मैचेस की, फिर अब ये 3 अफगानिस्तान के ओडीआईज आप खेल रहे हैं, फिर आप एशिया कप के ज्यादातर मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे, तो उन पिचेस पे, उन क्लाइमेटिक कंडीशंस पे आप इतने आदी हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे प्रोड्यूसर साहब का एक सवाल आया आपके लिए सोहेब साहब, वो ये कह रहे हैं कि स्पिनर्स के हवाले से बताएगा कि स्पिन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया की कंडीशंस कुछ मुख्तलिफ हैं, तो कौन सा ऐसा स्पिनर है जो हमारे लिए की रोल प्ले करेगा? इंडियन पिचेस के ऊपर तो स्पिन बहुत फ्रेंडली है, बिकॉज एशविन वहीं तो विकेट लेता है ज्यादातर, और जडेजा वहां पे विकेट लेता है। तो आई थिंक आपकी जो श्रीलंका में जो पिचेस हैं वो और भारत की जो पिचेस होंगी वर्ल्ड कप मैचेस में, वो ज्यादा उसमें
मुश्किलात नहीं होंगी। ठीक है, ओडीआई क्रिकेट में ज्यादातर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनाई जाती हैं, बिकॉज 300 सवा 300 रन बने तो क्राउड भी खुश होता है, आपका टीवी ऑडियंस भी होती है। लेकिन ये वही पिचेस हैं, सब कॉन्टिनेंट पिचेस, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो भारत की हो, चाहे वो श्रीलंका की हो। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, श्रीलंका में और आपके भारत में the pitches are more spin friendly than in Pakistan. रह गया कौन सा अच्छा, बॉलर है? एशियन पिचेस की बात हो रही है ना कि इस पे स्पिनर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं और बड़े तगड़े स्पिनर्स भी मौजूद हैं, तो हमारे कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जो कि उनको टैकल कर लेंगे? देखिए, आई थिंक आपका जो पहले तो मैं वीक पॉइंट कहूंगा बाबर आजम, बिकॉज वो लेफ्ट आर्म स्पिन के ऊपर बहुत आउट होते हैं। ऑल्दो जो उन्होंने 100 बनाए थे लंका प्रीमियर लीग में, वहां पे उन्होंने स्पिनर को बड़ा अच्छा खेला था। ये तो आपका जरा सा वीक पॉइंट है। रिजवान इज वेरी गुड अगेंस्ट स्पिन बिकॉज ही लाइक्स टू टैप द बॉल एंड रन। इमामुल हक की एक अच्छी कंसंट्रेशन है। आगा सलमान आई थिंक आपके बेस्ट बैट्समैन रहेंगे अगर आप उनको हर मैच में खिलाते हैं। आई थिंक ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन एट द मोमेंट इन द पाकिस्तान साइड। अच्छा, अभी जैसा कि अब हम सोहेब साहब बात कर रहे थे ना इंडिया की, कि उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है और बीसीसीआई की जो घसाई हो रही है और ये जो कंफ्यूजन है, रीस्केड्यूलिंग की बात हो रही है, उस पर नजम सेठी साहब का एक ट्वीट भी आया था। उन्होंने कहा था कि जी मैंने तो मशवरा दिया था इन्हें कि सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे तो आप बाहर ही कहीं शिफ्ट करा दें मैचेस को। शायद यही वजह है कि वो दोबारा से सोच रहे हैं इस हवाले से। देखिए, बहुत टाइमली उन्होंने ट्वीट किया, वो जख्म के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं और खूब हंस रहे होंगे इस वक्त, जो उनका टिपिकल अंदाज है नजम सेठी साहब का हंसने का। और वो बेसिकली चोट पे चोट मारे जा रहे हैं, भारत को एम्बैरेस कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली तंज कर रहे हैं उनके ऊपर कि तुमसे कहा था कि अकेला वर्ल्ड कप ना करो, तुमसे नहीं संभलेगा। और इस बहाने पाकिस्तान भी अपने होम ग्राउंड पे खेल लेता, लेकिन वो बेसिकली चोट मारने के लिए कर रहे हैं, वो तंज कर रहे हैं। जाहिर बात है। डू यू थिंक सोहेब साहब के सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे या फिर ये क्रिकेट आपको पता है? आई डोंट थिंक, देखिए आई डोंट थिंक ऐसा सिक्योरिटी कंसर्न होगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि इंडिया, बीसीसीआई, इंडियन गवर्नमेंट सबको पता है कि सारी दुनिया की नजरें इस वक्त भारत के ऊपर हैं। जो जुल्म ढा रहे हैं वहाँ पे मुसलमानों में और जो माइनॉरिटीज में, वो देखें गांव देहात छोटे शहरों में वो करते हैं और मीडिया कंट्रोल नहीं करता। मीडिया कंट्रोल्ड है, लेकिन बाहर का मीडिया को भी साइलेंस कर देते हैं। लेकिन जब आप क्रिकेट मैच हो रहा होता है, वहां पे अगर कोई भी सिक्योरिटी कंसर्न होता है, सारी दुनिया में जाता है, सारे कैमरा जाते हैं, दुनिया के रिपोर्टर्स वहां मौजूद होते हैं, जो कि उनके माइनॉरिटी के विलेजेस में नहीं होते हैं। तो इसलिए आई थिंक इंडिया विल मेक वेरी ये भी तो मुमकिन है ना सोहेब साहब की मार्केटिंग टेक्टिक हो, इस मैच को हाइप दी जा रही हो, करोड़ों के इस पर एड्स लगते हैं, आपको पता है सट्टा भी चल रहा होता है। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो मैच को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, बिकॉज बहुत बड़ा लॉस है एडवर्टाइजर को, उनके स्टेडियम के ऑडियंसेस को। वो हर तरीके से सिक्योर करेंगे, हर तरीके से कोशिश करेंगे कि मैच ना डिस्टर्ब हो, शेड्यूल ना डिस्टर्ब हो, बिकॉज वो फिर सारी दुनिया में जलील हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, वैसे हमारे, क्योंकि हम लोग तो डेली प्रेडिक्शन भी लेते हैं ना, तो कुछ जो प्रेडिक्टर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त इस दफ़ा वर्ल्ड कप हमारा है। तो आपको क्या लग रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ है इस तरह की, करीब है, या फिर हो सकता है मुमकिनात में से है? पाकिस्तान की टीम इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद ये जो पिछले 4 साल गुजरे हैं, हाईएस्ट विन परसेंटेज पाकिस्तान टीम की है। सो बेसिकली पाकिस्तान टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, उन्होंने कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स से नहीं खेला है ओडीआई, मगर ये है कि ज्यादातर उन्होंने जो मैच जीते हैं वो कमजोर टीमों से जीते हैं, अपने होम ग्राउंड पे जीते हैं। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान साइड का कॉम्बिनेशन है वो आइडियल है। जैसे भी मैंने आपको गिनवाया, यही जो 12 प्लेयर, इनमें से जो 11 खेलेंगे, आप ये देखें आपके पास 2 से 3 स्पिनर हैं, 3 आपके प्राइम फास्ट बॉलर्स हैं, फिर आपके पास 2 इतने अच्छे ऑलराउंडर हैं, फिर आपके पास 4 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है रिजवान का। सो आई थिंक पाकिस्तान इज बेस्ट पोजीशन टू विन दिस वर्ल्ड कप इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सोहेब साहब। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।